प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं अरुण शर्मा आज फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ संविधान की नई क्लास के साथ। जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि कैसे एक कंपनी भारत में आती है और वो एक पॉलिटिकल पावर में बदल जाती है। हमने 3 बिंदुओं पे महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण। आपने देखा कि एक कंपनी जो 1600 में बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत आती है व्यापार करने के लिए और यहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप करके एक पॉलिटिकल शक्ति के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है और उसके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग पूरा भारत ही उसके अधीन आ जाता है। और उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियम बनाए जाते हैं। यही क्रम में आगे बढ़ते हुए आपने ये भी देखा था कि कैसे 1857 की क्रांति हुई और उसी के बाद जो कंपनी का शासन था उसका अंत भारत से हो जाता है और भारत के संविधान में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। वो अध्याय भारत को सीधे सीधे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर देता है। अब ब्रिटिश जो भारत था उस पे जो शासन का कार्यभार था वो ब्रिटिश संसद के पास था और उसी क्रम में ब्रिटिश संसद समय समय पर भारत के शासन के लिए नए नए कानून बनाती रही जो आगे चल के भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। जैसे 1935 के अधिनियम की हमने बात की थी। 1935 का अधिनियम, जिसे हम संविधान का आधारशिला या बेस कहते हैं, इसी क्रम में हमने आगे पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा बनी। संविधान सभा प्रांतों और देशी रियासतों के सदस्यों को मिलाकर बनी थी। कैसे ये सभा निर्वाचित भी थी और साथ में नियुक्त भी थी। जनसंख्या के आधार पर सीटें बनाई गई थी। इस सभा ने अपना जो महत्वपूर्ण जिस कार्य के लिए बनी थी उस कार्य को जब करना प्रारंभ किया, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की और अपना कार्य प्रारंभ किया और 29 नवंबर 1949 को इसने भारत का संविधान स्वीकार किया। अब जब संविधान बन गया, अब उसके आगे की चर्चा हम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना को जानने से पहले प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना उन आदर्शों, उन उद्देश्यों का मूर्त स्वरूप है जिन्हें संविधान सभा ने सोचा था या जिसके लिए संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा ने एक आदर्श, एक उद्देश्य को लेकर जो चली थी उसे संविधान में हमने प्रस्तावना के रूप में जोड़ा। आपको पता होगा, जब हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि हम भारत को स्वतंत्र, संप्रभु, गणतंत्र के, यह भारत स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र होगा। इसमें शक्तियों का स्रोत जनता होगी, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों को मिलाकर उन्होंने एक उद्देशिका बनाई थी जो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से सभा के सामने रखा, जिसका मूल उद्देश्य था कि जो संविधान बनेगा वो इन्हीं आधारों, इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए बनेगा। जब संविधान बन के संपन्न हुआ तब इसे हमने इसकी भाषा को परिवर्तित करते हुए संविधान में जोड़ा। अब ये विचार आया कहाँ से कि संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए। संविधान में प्रस्तावना बाद में जोड़ी गई, तो ये विचार आया कहाँ से? हम इस पे चर्चा करने से पहले हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लिखित संविधान,
आपको इतना पता है कि लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, लेकिन भारत से पहले भी एक देश था जिसका एक लिखित संविधान था, उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। उसका नाम है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना थी। हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, एक उद्देशिका होनी चाहिए, प्रियम्बल होनी चाहिए, वो कहाँ से लिया? वो यूएसए के संविधान से लिया। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना तो हमने ले ली कि भाई अमेरिका के संविधान से होनी चाहिए, प्रस्तावना की भाषा कैसी हो? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसकी भाषा अलग थी और अब प्रस्तावना की भाषा अलग है। तो प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखा। भाषा के लिए। और दो चीजें हैं यहाँ पर, भारत के संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये कहाँ से लिया? वो अमेरिका के संविधान से लिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये दो चीजें क्लियर हुई। प्रस्तावना है कैसे? प्रस्तावना किसके माध्यम से आई? जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये 3 पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ये 3 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से पिछले साल के पेपर देखेंगे तो वहाँ पे बने हुए हैं कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना होगी क्यों होगी, ये कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से। और ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो है क्या? प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है। ये एक तरह का जो संविधान है, जो संविधान को एक उसका दर्शन भी है कि संविधान में क्या क्या है। आप उद्देशिका के माध्यम से ये जान सकते हैं कि ये संविधान है ये कैसा है, किस देश के लिए लिखा गया है ये भी आप जान सकते हैं, और इसका नेचर कैसा है। ये सारी चीजें उद्देशिका से आपको पता चल जाती हैं। अगला हम यहाँ पे अब देखते हैं कि है क्या। आप समझिए यहाँ पे प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को विभिन्न जो संविधान के जानकार थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा में संविधान की प्रस्तावना को बताया है। तो संविधान की प्रस्तावना को हम समझ सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, चाबी है। संविधान को खोलने के लिए, संविधान को जानने के लिए उसकी चाबी है। अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं तो आपको संविधान के बारे में जानकारी हो जाती है। प्रस्तावना को यह भी कहा गया कि ये राजनीतिक परिचय पत्र है। ये के.एम. मुंशी ने कहा। इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना राजनीतिक परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
अब यहाँ पे चीज समझिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, लेकिन जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की आत्मा सब कह सकते हैं। ये अलग अलग संविधान के जानकारों ने अपनी बात रखी। इतनी बात समझ में आई कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई, क्या उद्देश्य था, किसने इसका प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था, और किस देश की से इसकी भाषा को लिया गया है। अब इसमें हम ये चीज़ आगे की ओर जो बढ़ते हैं तो हम इसमें जानेंगे कि क्या हो रहा है इसमें प्रस्तावना में। प्रश्न ये उठा कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन हो सकता है? ये प्रश्न सामने आए। जब ये प्रश्न सामने आए तो न्यायालय ने अपने निर्णय दिए। उन निर्णयों को हम यहां पे अध्ययन करेंगे। 1960 में एक बेरूबाड़ी मामला आया। ये मामला ये था कि जो आज का पूर्वी पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, वहां पर एक द्वीप था बेरूबाड़ी, जिसे भारत सरकार ने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता, उसे दे दिया। जब ये मामला न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय ने उस पर डिसीजन दिया अपना, वो अलग है, लेकिन हम इसमें इस बात को जानेंगे कि न्यायालय ने उसमें एक बात और कही थी। इस मामले में प्रस्तावना से लेकर न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबाड़ी मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और एक बात और कही कि संविधान में जहां भी भाषा अस्पष्ट है, यानी संविधान में जहां भी भाषा आपको स्पष्ट नहीं लगती है, उसके बारे में जानकारी आपको प्रस्तावना से मिलेगी। ये न्यायालय ने कहा कि जहां भी संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में जानकारी आपको प्रस्तावना से मिलेगी। तो बेरूबाड़ी मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संशोधन नहीं हो सकता, ये बात कही गई। चलिए, ये निर्णय तो हो गया। समय के साथ साथ ये मामला फिर आया न्यायालय के सामने कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या इसमें संशोधन हो सकता है। ये बात फिर आई न्यायालय के सामने। अब न्यायालय ने जो इसमें डिसीजन दिया, वो डिसीजन में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधन हो सकता है। यह मामला, यह निर्णय था केशवानंद भारती मामला। देखिए, बेरूबाड़ी मामले में न्यायालय ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने अपना पूर्व दिया डिसीजन पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ये मामला 1973। अब यहां से आपका प्रश्न बनता है,
आपके पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस न्यायिकवाद में या किस मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला 1973। ये दो मामले हो गए। अब आगे आप देखिए, जब ये इन्होंने कह दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जब न्यायालय ने यह बात 1973 में केशवानंद भारती मामले में कही कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित ना हो, ये 3 पॉइंट उन्होंने कहे। अब यहां पे समझिए कि जब ये बात कई संशोधन हो सकता है, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। ठीक, तो प्रश्न कैसे बनता है आपका? पहला तो पूछता है किस न्यायिकवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आंसर क्या है आपका? केशवानंद भारती। दूसरा कि किस न्यायिकवाद में न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? तो केशवानंद भारती। और अगला आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये 3 प्रश्न यहां से बनते हैं और ये बने हैं, आपके एग्जाम में पूछे भी गए। प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे तो उसमें पूछे गए हैं। प्रस्तावना में संशोधन 3 शब्द जोड़ दिया। अब हम प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं आगे। तो प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं। क्या चर्चा कर? देखिए, देखिए यहां पे समझिए प्रस्तावना क्या बताती है। प्रस्तावना से हम क्या क्या जान सकते हैं? पहली बात तो प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत, कि जो संविधान को पावर मिलती है वो कहां से मिलती है। तो संविधान की शक्तियां, पहले हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो कहां से मिलती है? भारत की जनता से। दूसरा, प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिल जाती है कि भारत जो है, जिसके लिए संविधान लिखा गया, जिसके लिए संविधान लिखा गया, उससे हमें क्या मिलती है कि प्रकृति कैसी है भारत की, कैसा है, जो राज्य है, भारत राज्य है, जो राज्य है उसकी प्रकृति कैसी है, वो किस तरह का राज्य है, इसकी जानकारी भी प्रस्तावना से मिलती है। क्या मिलती है? कि भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक संप्रभु राज्य है।
भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक गणतंत्र है। प्रस्तावना से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो भारत राज्य है, जो राज्य है जिसके लिए संविधान लिखा गया, वो है कैसा? वो एक संप्रभु है। वो एक संप्रभु राज्य है। दूसरा, वो एक समाजवादी राज्य है। वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र है। इस बात की जानकारी हमें संविधान प्रस्तावना से मिलती है। अगला है कि प्रस्तावना यह भी बताती है कि ये संविधान है, इसका उद्देश्य क्या है। जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य न्याय है, सबको न्याय, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है भाई। अगला है समता है, समता है और बंधुत्व है। यह इसका उद्देश्य है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जो संविधान लिखा गया है इसका यह उद्देश्य है। यह प्रस्तावना बताती है। अगला प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना दिनांक बताती है, तिथि, कि ये जो संविधान है इसे कब स्वीकार किया गया, किस डेट को, किस दिनांक को संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत किया या स्वीकार किया। क्या थी? 26 नवंबर 1949। ये चार जो पॉइंट हैं, चार तत्व हैं, चार पॉइंट जो हैं, इनसे हमें ये ज्ञात होता है कि प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना पहली बात तो संविधान की शक्ति का स्रोत बताती है। भाई कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, जब तक कोई नियम है, अगर कोई भी कानून है, अगर उसे शक्ति नहीं मिलेगी तो वो कानून कैसे चलेगा? उसकी शक्ति का एक स्रोत होना चाहिए। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। अगला, जो ये भारत राज्य है, यहां पे भारत राज्य है। आजादी से पहले भारत राज्य नहीं था। मैंने पिछली कक्षाओं में बताया कि राज्य के लिए चार तत्व का होना जरूरी है। पहला भूखंड, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? संप्रभुता, संप्रभु होना। तो यहां पे अब देखिए भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है? संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र है। फिर संविधान का उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान लिखा गया? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और अंतिम में किस दिनांक को संविधान स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इतनी बात समझ में आई? ये हमारी प्रस्तावना हमें बताती है। अब यहां पर जो शब्द हैं इनकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न बनता है यहां से, जो तीन प्रश्न मैंने पहले बताया वो बनता है। एक प्रश्न ये पूछता है, ये मैंने आपको कैबिनेट मिशन जब वो संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण पढ़ाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताया था। तो अब हम यहाँ पे एक एक शब्द की चर्चा करेंगे। अब समझिए यहां पे संप्रभुता, संप्रभु, संप्रभु राज्य। भाई संप्रभु राज्य होता क्या है? देखिए संप्रभुता का मतलब यह होता है कि जो भी आपके आंतरिक मामले होंगे या बाहरी मामले होंगे, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने का अधिकार।
जो भी आपके आंतरिक और बाहरी मामले हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमने एक स्टेट को डिवाइड करके दो नए यूटी बना दिए, यूटी को मर्ज करके नया यूटी बना दिया, ये हमारा आंतरिक मामला है। हमने किसी राज्य को बनाने से पहले किसी बाहरी शक्ति या बाहरी सत्ता से सलाह नहीं लिया, उसके दबाव में नहीं आया। ये निर्णय हमारी भारत सरकार का था, जो हमारी सरकार है उसका ये निर्णय था। इसका मतलब हम संप्रभु हैं, हम अपने आंतरिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए संप्रभु हैं। अगर हमें किसी राज्य से, किसी दूसरे देश से हम विदेश नीति के द्वारा अच्छे संबंध रखते हैं, उससे कोई हम व्यापार करते हैं, या उसको उसके क्षेत्र में हम अपना जाते हैं, रहते हैं, या फिर उससे कोई व्यापार, कोई भी संपर्क रखते हैं और कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए अधिकार किसके पास है? वो है भारत के पास है। पाकिस्तान के साथ या किसी और देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, इस बात पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत का है। इसी को कहते हैं संप्रभुता। मतलब भीतरी, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास। तो राज्य क्या हुआ? संप्रभु। चारों तत्वों को ये कंप्लीट करता है। राज्य के चार तत्व: भूखंड, भूखंड है, जनसंख्या निवास करती है, एक सरकार भी है और अब संप्रभु भी है। इतनी बात समझ गए? संप्रभुता क्या होती है? भीतरी और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। अगला है समाजवादी। समाजवाद क्या होता है कि जो संसाधन है, जो उत्पादन के संसाधन उस देश में हैं, उन पर जो नियंत्रण होगा वो होगा राज्य का। जो राज्य है उसका पूरा नियंत्रण होगा उस देश के उत्पादन के संसाधनों पर। यह है समाजवाद। जब राज्य का कठोर नियंत्रण और उत्पादन के संसाधनों पर होता है तो उसे हम साम्यवादी कहते हैं, और जब हम उस पर नियंत्रण कुछ कम होता तो उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। भारत में मिश्रित समाजवाद है। भारत में मिश्रित समाजवाद है, मतलब वो कठोर होने के साथ साथ कुछ उसमें छूट भी है। जैसे आप ये समझिए कि यहां निजीकरण भी है, अपना अपना निजीकरण भी है, और सरकार भी उस चीजों पे कार्य करती है। मतलब जो राज्य है उसका नियंत्रण भी कहीं कहीं है, और कहीं कहीं व्यक्ति विशेष अपनी निजता के साथ उसको चला सकता है। तो भारत में मिश्रित समाजवाद है। जैसे आप भाग 4 में जाएंगे तो आर्टिकल 39 आपको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम जब आगे राज्य की निम्न तत्वों की चर्चा करेंगे तो उसमें अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो समाजवाद कैसा है? भारत मिश्रित समाजवाद है, यानी संसाधनों पर राज्य का भी नियंत्रण है और लोग अपना निजी भी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है समाजवाद। अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब आप जो भारत है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे आप जाएंगे, कुछ आप देखते होंगे कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अपने पासपोर्ट पे इस्लामिक कंट्री लिखते हैं, मतलब वो इस्लाम को मानते हैं। वो एक धार्मिक राज्य है, वो एक धर्म को प्रमोट करते हैं कि हम इस धर्म के राज्य हैं। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि वो किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब आप आगे मौलिक अधिकारों में जाएंगे भाग 3 में, तो हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कहा गया उसे हमने आगे आर्टिकल बनाकर उसे वो अधिकार दिया है। मौलिक कर्तव्यों में ये अधिकार हमने मौलिक अधिकारों में ये अधिकार हमने दिए हैं संविधान में। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है
जनता का शासन, जनता का शासन। जब जनता शासन करे तो वो लोकतांत्रिक है। जनता दो तरह से शासन करती है। एक होता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से देश के विधि निर्माण में सहयोग करती है, वो विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए प्रत्यक्ष उसमें भागीदारी करती, जैसे स्विट्जरलैंड का संविधान या स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत का जो लोकतंत्र है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब यहां पर जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो लोकतंत्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रिकॉल होता है कि अगर कोई प्रतिनिधि आपकी बात नहीं मानता है, नियम कानून आपके अनुसार नहीं माना, तो आप उसे वापस बुला सकते हैं। जनमत संग्रह कर देते हैं कि किसी कानून पे हमने जनमत संग्रह कर दिया कि ये कानून हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि जनता सीधे सीधे विधि निर्माण में भागीदार है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही सारे डिसीजन लेता है। तो भारत में लोकतंत्र है कैसा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात करते हैं गणतंत्र की। गणतंत्र क्या होता है? एक राजशाही होता है, एक होता है गणतंत्र। किसी भी राष्ट्र का एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है, किसी भी राज्य का एक राष्ट्र अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं। ये दो तरह से होता है लोकतंत्र में, एक राजशाही होता है और एक होता है गणतंत्र। राजशाही में ये जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत होगा, मतलब राजा का बेटा ही उस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, हेड ऑफ स्टेट बनेगा, जैसे इंग्लैंड में। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है? जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। इसीलिए भारत गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि हम अपने राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय को अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनते हैं। गणतंत्र का मतलब यही है, एक लाइन में आप समझिए कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां की जनता चुनती है। तो भारत भी एक गणतंत्र राज्य है। ये तो हमने प्रकृति की बात कर ली। अगला हमारा उद्देश्यों की बात करें तो प्रश्न यहां से बना है कि उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के बारे में मैंने बता दिया। यहां से प्रश्न बना है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्यायों का वर्णन किया गया है? प्रस्तावना में कितने तरह के न्यायों का वर्णन किया गया है? तो देखिए, प्रस्तावना में कितने न्याय हैं? 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। प्रस्तावना में 3 तरह के न्यायों का वर्णन के प्रश्न आया हुआ है कि प्रस्तावना में कितने तरह के, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। तो 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है स्वतंत्रता। प्रश्न यह भी आया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो वो है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सॉरी, तो कितनी तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, इन 5 तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अगला है समता।
समता दो तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर। उद्देश्यों को हम जो चर्चा करेंगे वो भाग 3 और भाग 4 में करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनकी हम विस्तृत रूप से आर्टिकल के साथ चर्चा करेंगे कि किस आर्टिकल में जो उद्देश्य थे, यहाँ पे जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में रखेंगे, उनकी विस्तृत रूप से चर्चा हम भाग 3 और भाग 4 में करेंगे, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो संविधान में अगली है बंधुत्व, कि हमें सब भाईचारे से रहना चाहिए। इन जो बिंदुओं, प्रमुख बिंदु हैं, इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, इन उद्देश्यों को हमने अपने संविधान में आर्टिकल के माध्यम से जोड़ा। तो हमने यहाँ पे चर्चा की प्रस्तावना के बारे में, हमने आपको बताया कि प्रस्तावना क्या है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे प्रस्तावना शक्ति का स्रोत क्या, प्रकृति कैसी है, इन सब बारे में हम लोगों को बताती है। प्रश्न भी मैंने बताया, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि कितने तरह के न्याय हैं, कितनी तरह की स्वतंत्रता और कितनी तरह की समता का वर्णन संविधान में किया गया है। अगली क्लास में हम इसी सीरीज में आगे अपना भाग 1 पे चर्चा करेंगे, और उससे पहले हम संविधान की विशेषता और संविधान के जो स्रोत हैं, कहाँ से संविधान में क्या चीज़ ली गई है, किस देश से क्या चीज़ ली गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।